हेलो साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजल का प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंच रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सेट को लगा रहे होंगे और सेट के लगाने के बाद आपके कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुए होंगे। जो स्कोर आपके 130 करीब रह रहे थे, थोड़ा बढ़ करके आगे हुए होंगे और निश्चित आगे होंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत लाभकारी साबित भी होगा। इसलिए जो चैनल पे जा रहा है आपको ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जो आप तक मॉक टेस्ट पहुंच रही है, इसको ज़रूर लगाइएगा ईमानदारी से, क्योंकि अब वक्त जो है सीमित वक्त है, बहुत कम समय बच गए हैं और इस समय में ही आपको स्कोर को अच्छा करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। क्योंकि जब तक टीयर 1 क्लियर करेंगे नहीं, फिर टीयर 1 के बाद ही आपका टीयर 2 होगा। तो माँ बाप का भी ख्वाब है, सपना है, दोस्तों का भी अरमान है और आपकी भी ख्वाहिश है कि अच्छा जॉब ले। इसलिए जॉब लेने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बेगर मेहनत किए ही आपके पास थाली परोस कर दे दिया जाए और आप मेहनत नहीं करेंगे तो उस थाली से रखे दाना, उस थाली में रखे भोजन को आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ग्रहण करने के लिए भी आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, काफ़ी बच्चे हैं, उसमें आपका अपना स्कोर लेना है, रिजल्ट लेना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए हम लोग समय को बेगर गंवाए, बेगर किल किए हुए डायरेक्ट सेट पे आते हैं। आइए, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए वो कौन सा क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल आप सेट पे यानी जो है, अगर आप हैं ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं तो आप देखते होंगे कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। चलिए, क्वेश्चन आपका है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में है ये, दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, चलिए दूसरी बात याद रखा जाए इसके लिए, यानी अमेजन नदी है, एक अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन के बारे में याद रखिएगा, अमेजन बेसिन जो है दुनिया की सबसे बड़ी जल निकासी बेसिन है, जल निकासी बेसिन है, ये याद रखिएगा, निकासी बेसिन है। तीसरा बात याद रखिएगा कि अमेजन नदी आपसे पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है एंडीज पर्वत से निकलती है। किस पर्वत से? एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत से निकलती है। ओह, पता नहीं ये क्या आखिर इसमें कहानी है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार मिटाने के बाद एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाता कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी जो है आपकी सबसे लंबी नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है ना, अफ्रीका में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा किस देश से? तो याद रखिएगा ये 6 देशों से होकर गुजरती है। 6 देशों से। कौन कौन? आप पढ़े होंगे, पेरू है ना, बोलिविया, कोलंबिया, ठीक है, ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा जो है कवर करती है क्षेत्र को, वो ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा है ना ब्राज़ील को। ठीक है, नील नदी कहाँ है? नील नदी आपका अफ्रीका में। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, ये बात याद रखिएगा। अमूर की बात किया जाए तो अमूर भी अफ्रीका में ही है और ये 10वीं सबसे लंबी नदी है, अमूर नदी, ये लंबी नदी है। कांगो की बात करिए तो अफ्रीका में ही ये भी है। कांगो कहाँ है? अफ्रीका में ही है। और नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी अफ्रीका की है, दूसरी सबसे लंबी नदी
कांगो है, जिसको जायरो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जायरो के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यानी अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी ओरिजिन कहाँ है? पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी बेसिन अमेजन बेसिन है, निकासी, जल निकासी के मामले में, ठीक है। जो पाया कहाँ जा रहा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर के बाद है। अटलांटिक महासागर का जो शेप होता है, कैसा शेप का होता है? कभी कभी आकार पूछ देता है, ये आपका एस शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? एस शेप का होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगला स्टेप याद है क्वेश्चन पे। अष्टक का नियम यह दावा करता है कि प्रत्येक आठवें तत्व के गुण तुलनीय होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में समूहीकृत किया जाता है, और इसे इस रूप में भी जाना जाता है। चलिए, अष्टक का नियम जो है आप याद रखिए कि अष्टक का नियम दिया है आपका न्यूलैंड्स ने दिया है, ठीक है, याद रखिए। इनके बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में थोड़ा कुछ बातें, तथ्य बात याद रखिए। क्या याद रखिएगा? इन्होंने एटम्स को परमाणु भार पे सजाया, परमाणु भार पर सजाया, भार पर सजाया। कैसा क्रम में? आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। तीसरी बात याद रखिएगा, ये जो है कुल 62 तत्वों पे अभ्यास किया था, परीक्षण किया था 62 तत्व पे। यानी ये कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्वों की खोज होकर के थी, तो आप बता दीजिएगा 62 तत्वों की। तीसरी तत्व मुख्य बात याद रखिएगा कि इसका जो अष्टक का जो नियम था, ये ज़्यादा भार वालों पर वैलिड नहीं था, ज़्यादा भार पर नहीं था। ये वैलिड था कहाँ तक? ये वैलिड था कैल्शियम तक। इसके कुछ दायरे हुए, जो लिमिटेशन कहलाया, ड्रॉबैक कहलाया। ड्रॉबैक क्या कहलाया? कि कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह रख दिया। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसको किसको एक साथ रखा। और दूसरी जगह ये अपवाद क्या कर दिया कि कॉपर, निकेल और प्लेटिनम को जहां हैलोजन होता है, हैलोजन के साथ रख दिया, हैलोजन के साथ रख दिया। ये बात याद रखिएगा, साथ रख दिया। और ये जो है भारी उच्च दाब वाले पे, यानी सॉरी उच्च दाब कहते हैं, उच्च द्रव्यमान वाले पे ये वैलिड नहीं थे। तो इसको थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट न्यूलैंड्स के बारे में। चलिए ठीक है, आइए ये बात कर लेते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण संबंध क्या है। गुरुत्वाकर्षण जो है यानी दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाले फोर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, बल लगता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जिसकी फॉर्मूला आपको हो जाती है F बराबर गुरुत्वाकर्षण से Gm1m2/r²। इसका मतलब दो द्रव्यमान का जो है गुना का समानुपाती होता है, और इसके दूरी के जो है व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक वही बात कूलॉम से भी संबंधित है। कूलॉम स्थिर चार्ज के बीच, दो स्थिर चार्ज आवेश के बीच लगने वाले बल को हम लोग कूलॉम संबंध कहते हैं। डोपलर की बात कर ले तो डोपलर जो होता है मतलब एक श्रोता होता है और एक स्रोत होता है। मतलब अगर आप चल रहे हैं तो आपके पीछे अगर मान लीजिए गाड़ी है, बाइक है, वो हॉर्न देगा तो वो आपका जो है साउंड दे रहा है आपको, तो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ वो आपका स्रोत हुआ, और आप उस साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप श्रोता कहलाएंगे। तो यानी आपके बीच और प्रोड्यूस करने वाले गाड़ी के बीच जो समन्वय होता है, आप तक जो साउंड पहुंचेगी, हो सकता है ज़्यादा साउंड पहुंचे या कम साउंड पहुंचे, ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता है। और इसी संबंध को ही हम लोग डॉपलर संबंध कहते हैं। मतलब डॉपलर का संबंध जो है ध्वनि से है, कूलॉम का संबंध चार्ज से है, और गुरुत्वाकर्षण का संबंध द्रव्यमान से है, अर्थ से है। तो ये बातें याद रख लीजिए। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो खनिजों का भंडार जो है छोटा नागपुर का कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर को। और खनिजों में कौन कौन खनिज पाया जाता है ये लिख लीजिएगा। खनिजों में जो है कौन कौन खनिज, ये कोयला, लोहा जो है ना, और मैग्नीज। कोयला, लोहा और मैग्नीज ये पाया जाता है खास करके, ठीक है ये। और इस छोटा नागपुर पठार से कौन कौन राज्य सटे हुए हैं? तो याद रखिए झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, सीजी, छोटा नागपुर तो सीजी में ही है, छत्तीसगढ़ आपका हो गया, आप क्या
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये सब राज्य सटे हैं, इससे लाभान्वित ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। दक्कन का पठार को जो है ये पश्चिमी भागों में, यानी दक्कन का पठार को समतल पठार के भी नाम से जाना जाता है, समतल पठार के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा देख लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक है? मैंने आपको यानी नर्तकी से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित वीडियो डाल करके हूँ। ठीक है, आप वहाँ से एक बार उस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और आप सिर्फ देख रहे हैं, कमेंट एक भी क्वेश्चन का नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? बिल्कुल आप सही आंसर किया। कौन सा आंसर होगा? छोटा नागपुर का पठार। बिल्कुल आपने सही आंसर किया। ठीक है, वही भी बात कर लिए दक्कन का पठार के, मैंने बता ही दिया कि समतल भूमि का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये समतल भूमि के पठार के नाम से जाना जाता है। और मालवा का पठार का दूसरा नाम लावा का पठार कहा जाता है, लावा का पठार, है ना। ये बात याद रखिए, जो जो मुख्य तथ्य होंगे मैं आपको बताते चलूंगा, ताकि आपको जो स्कोर करना है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की? आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया जाता है। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना जो हुई कहां हुई? याद रखिएगा, मुंबई में रही। उद्देश्य क्या था आर्य समाज का? उद्देश्य था विधवा पुनर्विवाह, और दूसरा बालिकाओं का को शिक्षा पर जोर, शिक्षा पर जोर। और कौन है ये? इनके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये बात थोड़ा याद रख लीजिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जो मुख्य बातें रहेगी, है ना। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न। शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो शिवरी नारायण मेला जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये आपका कह सकते हैं कि पौष माह के महीने में ये किया जाता है, और इसमें जो भक्त होते हैं उनको बैर खिलाया जाता है। बैर खिलाने की परंपराएं हैं और रस भरी बैर होती है। वहाँ पे इस मेला में काफ़ी भीड़ लगती है। इस मेला से मतलब झारखंड, मध्य प्रदेश के राज्य से लोग जाया करते हैं मेला में। तो यानी जो है शिवरी नारायण मेला जो है आपका कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखानों या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? ये अनुच्छेद 14 कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है। ठीक है, यानी बाल मजदूर से रोकथाम अनुच्छेद 14 कहता है। चलिए वही बात कर ले हम लोग अनुच्छेद किसकी? अनुच्छेद 21 की। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, सारे अनुच्छेद बताए हुए हम आपको। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 है आपको व्यक्तिगत आज़ादी, जो विधि द्वारा आपको स्थापित किया गया है आज़ादी, है ना, जीवन जीने की आज़ादी। तो आपका आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 20 गिरफ्तारी से संबंधित, और आर्टिकल 18 जो है ये अवार्ड से संबंधित है। यानी कोई राज्य जो है किसी को अवार्ड नहीं दे सकता है, तो ये अनुच्छेद 18 से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 18 यह जो है अवार्ड से संबंधित, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत आज़ादी, और अनुच्छेद 20 बोलिए गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। तोताराम शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तोताराम शर्मा, तो तोताराम शर्मा जो है पखावज से संबंधित है। किससे? पखावज से संबंधित है। चलिए अब यहीं पे पूछा जाएगा कि बांसुरी से संबंधित रखने वाला कौन है? तो बिल्कुल आपको याद होगा। कौन सा याद है बताइए?
पखाव से, चौरसिया जी, चलिए सितार से बोलिए, और तबला से इसके बारे में बताइए। तबला वादक, मशहूर तबला वादक कौन है? नहीं बताइएगा। सारे के सारे क्वेश्चन किया हुआ इस सबको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना। तबला वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक, ये सारे के सारे बताए हुए आपको, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। पखावा शब्दांश का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया गया था? तो ये हम आपको बता देंगे। ये जो किया गया था कथकली के लिए किया गया। कथकली कहाँ का नाट्य है? केरल का। कहाँ है? केरल का। वही भरतनाट्यम कहाँ का है? बोलिए, तमिलनाडु का। ये सब थोड़ा रिवीजन करते चलिए, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको जो है ओडिसी, तो ये नाम से ही क्लियर है, ओडिशा। और कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य की साक्षरता दर क्या थी? तो याद रखिएगा 67.02, या कभी कभी 67.77 भी लिख देता है, तो इसको भी लिखते चलिएगा। सबसे कम साक्षरता दर, तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार की थी। कहाँ की थी? बिहार की थी। चलिए आइए। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण नहीं है? तो बेरोजगारी मापने के लिए दैनिक स्थिति दृष्टिकोण है, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण ये भी है, साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण ये भी है, मासिक स्थिति दृष्टिकोण ये नहीं है। आपका डी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? बोलिए। तुलु वंश से संबंधित है, बिल्कुल। किस वंश से? तुलु वंश से। तो 1 मिनट पावर कट है। चलिए, सॉरी, पावर का थोड़ा मामला चल रहा है, थोड़ा कट जा रही है पावर बीच बीच में। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तुलु वंश। ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी पूछता है कि तुलु वंश के शासक कौन है, तो याद है कि तुलु वंश के जो शासक है आप, ठीक है ना, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, है ना। चलिए, संगम वंश से संबंधित आप कुछ याद रख लीजिए, क्योंकि संगम वंश पूछा जा सकता है। तो संगम वंश अगर आपसे पूछ दिया जाए कि संगम वंश का संस्थापक कौन है, तो संगम वंश का संस्थापक कौन है? तो ये संस्थापक याद रखिए, संस्थापक, संस्थापक कौन है? बोलिए। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ठीक है ना। चलिए, ये बात याद रखना था। आइए, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए क्या दूसरा नाम याद रखिए? रेटिनॉल, ठीक है। चलिए, वही बात कर ले हम लोग बेरी बेरी, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है विटामिन जो है बेरी बेरी। चलिए, वही अगर बात कर ले रिकेट्स की, तो रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होती है। वहीं स्कर्वी की बात कर लीजिए, तो ये आपका विटामिन सी की कमी से होती है, तो ये याद रखिए। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? तो ये थे बहुत फेमस नाम, डीके कर्वे। और स्थापना ही नहीं किए, ये इन्होंने अपने, सवाल अगर प्रश्न बन सकता तो क्या बनेगा कि डीके कर्वे ने अपने दोस्त की विधवा बहन से विवाह भी किए हैं। क्या यानी कौन है व्यक्ति है जो आपका यानी विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है उत्थान के लिए अपना जीवन को क्या कहे समर्पित किए, और उन्होंने विधवा से शादी करके भी दिखाया? तो आपका डीके कर्वे अपने दोस्त की बहन विधवा थी, उनसे क्या इन्होंने शादी किया। अगर कभी कभी पूछ देता कि उनका आखिर नाम क्या था, तो नाम याद रख लीजिए, है ना। क्या नाम रहता है? बोलिए।
गुजरा बी बोला जाता है, गुजरा बी। ये नाम रहता, नाम कभी पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया जो है आप याद रखिए, लोटिया आपका राजस्थान राज्य का जो है क्षेत्रीय संगीत है, लोटिया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को 2003 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए सोनल मानसिंह है। कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह के बारे में याद रखिए कि सोनल मानसिंह 1992 में पद्मश्री पाने वाली पहली कम उम्र की महिला, कम उम्र की महिला, और दूसरा कहा जाए कि पद्म विभूषण पुरस्कार से जो इनको नवाजा गया 2003 में, इनसे संबंधित याद रखिएगा 2003 में ये पहली भारतीय है, पहली भारतीय जिन्होंने यह पद ग्रहण किया, यह पद ग्रहण किया। ठीक है, ये बात याद रखिए। इसे पूछ देगा आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो याद रखिए यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम के साथ साथ, भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी से भी संबंध रखती है। और कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति को मशाल के नाम से जाना जाता है, मशाल के नाम से जाना जाता है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश का फेमस है, बिल्कुल बताया हुआ। और भरतनाट्यम बोलिए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए रुक्मणी देवी, अरुण ले, रुक्मणी देवी का संबंध जो होता है भरतनाट्यम से होता है, भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी से भी इनका अच्छा संबंध रहता, ओडिसी। ठीक है, चलिए वही सरस्वती सेन की बात करें तो इनका संबंध जो होता है कथकली से। ठीक है, चलिए तो ये बातें आप माइंड में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए ले लिए। आइए, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो याद रखिए शिशु मृत्यु दर ये शामिल नहीं है, शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है। शिशु मृत्यु दर से किसी का भौतिक गुणवत्ता कैसे निर्धारण किया जा सकता है? तो आंसर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण जल चक्र में शामिल नहीं है? बिल्कुल बताइए आंसर, कौन सा चरण? ठीक है, चलिए संघनन है, वर्षण है, वाष्पीकरण नहीं है, जल योजन नहीं है। क्योंकि जल योजन कहते किसको है? जब कोई पदार्थ जल से अभिक्रिया करता है तो उसी को हम लोग जल योजन कहते हैं। और आपसे पूछा कि नहीं है जल चक्रण में, जिससे जल को वापस यानी वाटर साइकिल के रूप में, मतलब पानी लॉस हो गया फिर इसको स्टोर कर लेंगे, फिर हम उससे पानी को क्या करते हैं? इस्तेमाल, उस पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो उस चीज़ को यानी जल योजन जो है ये आपको पानी इस्तेमाल में नहीं आ सकता है, इसीलिए ये हमारा जल चक्रण नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। परिभाषा लिखना चाहते तो लिख लीजिए, जब कोई पदार्थ जल से अभिक्रिया करती है तो उसे जल योजन कहते हैं, जल योजन कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। आइए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए? तो भारत के 3 राज्य में आयोजित किए गए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, गुजरात में नहीं किए गए। तो आपको अगर ये तीनों आंसर याद रहता तो आप ऑटोमेटिक आंसर मार देते हैं। यानी महाराष्ट्र में किए गए, उड़ीसा में किए गए, गोवा में किए गए। तो ये बात याद रखिएगा। यानी फीफा वर्ल्ड कप जो हुई 2022 में महिला, जिसमें भारत के 3 राज्यों में 3 राज्य मिलाकर के 4 शहर, यानी 3 राज्य 4 शहर में आयोजित किए गए। ठीक है, 3 राज्य कौन कौन थे आपके? महाराष्ट्र MH, ओडिशा OD और गोवा जी, ये 3 राज्य थे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न, रजनी गबरा और हरनी गबरा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का
सांस्कृतिक त्यौहार है। तो बताइए किस राज्य का है? यानी हरनी गबरा और रजनी गबरा क्या है, ये फसलों की उत्पादन से संबंधित नई जब फसल आती है तो वो मनाते हैं। ये असम का जनरली ये है त्यौहार, असम का। तो आप मार लीजिए आंसर, क्योंकि बाकी बिहार, मिजोरम और पश्चिम बंगाल का कोई एक पार्टिकुलर त्यौहार नहीं है जिसको लिखा जा सके, कई त्यौहार आ जाते हैं, इसलिए जो है इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। असम का ये रजनी गबरा है, इसको याद रखिए। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है और आपने आंसर किया है कार्तिक। गुरु नानक देव की जयंती के बारे में याद रखिएगा, गुरु नानक की जयंती को गुरु नानक की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाता, के रूप में मनाता। ठीक है ना, ये बात आप रख लीजिएगा। चलिए, पृथ्वी के भूपटल में सातवीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? तो ये याद रखिए, ये आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है एल, जिसकी एटॉमिक परमाणु संख्या जो होती है, परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार जो होती है 27 होती है। ठीक है, चलिए। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान का संबंध जो है आपका कर्नाटक से है। तो आपका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया? आंदोलन नहीं, संगठन कहा जा सकता है। संगठन बंगाल में स्थापित किया गया। तो बंगाल में जो स्थापित किया गया उसका नाम है ब्रह्म समाज। किसने स्थापित किया? तो याद रखिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, वही सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करिए तो ये मुंबई में होता है। कौन, किसने किया? ज्योतिबा फूले। सही बात है, ज्योतिबा फूले। चलिए, प्रार्थना समाज का जो है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम, ठीक है, ये भी आपका मथुरा मुंबई से ही संबंधित है। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी, बताया ही आपको, दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातों को तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मुख्य तथ्य थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर और बेनिफिशियल है। तो मुझे लगता है कि इन सेट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने साथियों को भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं साथियों कि आज का जो भी क्लासेज का पीडीएफ हुआ, इसका पीडीएफ आपको ज्ञान घर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान घर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलिए, तो आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।